दीजिएगा। हालांकि आप सबको आज बता दूं कि आज 30 जून है, कल 1 जुलाई है और 1 जुलाई से समय सारणी में परिवर्तन किया गया है। ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। समय सारणी ये है कि MPPSC की जो क्लास है वो 5:30 से चलेगी शाम को 6:30 तक, और एक क्लास UGC नेट की रहेगी और वो क्लास रहेगी 7:30। जैसे कि आज क्लास 8:30 से चल रही है, लेकिन कल 7:30 से क्लास चलेगी और 8:30 चलेगी ये क्लास। और उसके बाद आपका उत्तराखंड मेडिकल सोशल सिलेक्शन बोर्ड की क्लासेस जो होगी मेडिकल सोशल वर्क की, वो 9:30 से लेकर 10:30 रहेगी क्लासेस। ये शाम की तीनों क्लासेस है और ये 1 जुलाई से है, यानी कल से है। ठीक है, बाद में देखेंगे अगर यहाँ पे जब कल क्लासेस हो जाएंगी, किसी प्रकार की जो समस्या वगैरह आती है तो उसमें देखेंगे कि किस तरीके की परिवर्तन और हम कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये कल 1 जुलाई है और 1 जुलाई से जो समय सारणी बनाई गई है ये यही रहेगी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग खास कर। और क्लास जब भी आप सभी लोग ज्वाइन करें तो समय से पहले आप ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि मैं 15 से 20 मिनट पहले ही आप लोगों को लिंक प्रोवाइड। ठीक है सर ग्रुप में तो आपने सर 5:30 से डाला है। 5:30 तो यहाँ पर भी लिखा है ग्रुप में भी सर ये 5:30। MPPSC की लिखी है, इसमें UK MSSB की लिखा है। अच्छा, UKMSB कर दिया है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हो गया होगा, ग्रुप में चला गया होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे कौन सी क्लास में डाला है, कौन सी क्लास से आप बात कर रहे हो? UK अच्छा MSSB, अच्छा। उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क। ठीक है ठीक है, यानी ये फिर उसमें तो मैंने एक क्लास रखा है आज का 3 बजे, फिर उसके बाद क्लास में 5:30 हो सही कह रहे हो आप, वहाँ पे चला गया था। चलिए मैंने इसको डिलीट मार दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए वो उत्तराखंड की क्लासेस है वो 9:30 बजे से 9:30 बजे। ठीक है, चलिए अब एक बार आप लोग ध्यान से सुनिए। नंबर 1 है UGC नेट की, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये UGC नेट की। समाजकार की नेचर और उसके विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी क्लास आज आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। जैसे में आज हम लोग बात कर रहे हैं समाज कार्य की बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर, परिभाषा हो चुका है, विषय क्षेत्र रह गया है, सिद्धांत है, प्रकृति है, लक्ष्य है, प्रक्रिया है। हालांकि मैंने विशेषता और उद्देश्य के बारे में आप लोगों से कर चुका हूँ। ठीक है ना, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिए। देखेंगे यहाँ पर जो है प्रकार हो गया, विशेषताएं होगी, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो देखिए, समाज कार्य की प्रणालियां से हम लोगों को पढ़ना था। आज की जो हमारी ये क्लास है समाज कार्य प्रणाली पर ही है। समाज कार्य प्रणाली पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो समाज कार्य की कुल 6 प्रणालियां हैं। कहीं कहीं इसे 6 विधि के नाम से भी जाने जाता है। प्रश्न पूछा भी जाता है कि सोशल वर्क में कुल कितनी विधियां हैं। ठीक है, और जब प्रणालियां भी पूछी जाती हैं तो ये भी पूछा जाता है कुल कितनी प्रणालियां हैं, तो 6 प्रणालियां हैं। मुख्य रूप से इन्हीं प्रणालियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में, एक प्रणाली का नाम है प्राथमिक प्रणाली, दूसरे का नाम है सहायक प्रणाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो प्राथमिक प्रणाली है इसको इंग्लिश में प्राइमरी मेथड या सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और जो सेकेंडरी है जिसको सहायक के नाम से हिंदी में जानते हैं हम लोग, इसको गौड़ भी कहीं कहा बोला जाता है, कहीं कहीं, और कहीं कहीं इसे द्वितीयक भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, हिंदी में बेसिकली ये सेकेंडरी प्रणाली के नाम से जानी जाती है। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें प्राथमिक प्रणाली के, प्राथमिक प्रणाली में व्यक्तिक समाज कार्य आता है, सामाजिक समूह कार्य आता है, सामुदायिक संगठन आता है। आप ध्यान रखेंगे, ये प्राथमिक प्रणाली और ये सहायक प्रणाली, इन दोनों को डिवाइड करने वाला कोई अगर व्यक्ति था तो उसका नाम था वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर। सन 1958 की बात थी, उसी समय इन्होंने इसको डिवाइड किया था 1958 में, 1958 में। तो सहायक प्रणाली में कौन कौन था? समाज कल्याण प्रशासन था, समाज कार्य शोध था और सामाजिक क्रिया थी। ये सहायक प्रणाली में आती थी। और ध्यान रखिएगा, ये प्रत्यक्ष होता है और यह अप्रत्यक्ष होता है, यह अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अवधारणा अगर किसी विद्वान ने दिया है तो उसका नाम है फ्लोरेंस हॉलिस। फ्लोरेंस हॉलिस उसका नाम है, उस विद्वान का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात सर करेंगे आप। ये जो आपने बताया ना प्राथमिक और सहायक प्रणाली, किसने विभाजित किया है इसको? वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर।
हुआ? बता दीजिए एक बार, क्लियर हुआ तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी सर 1958 ना? हाँ 1958 गुड। अब मेरी बात को सुनिए एक बार अच्छे सभी लोग। इस बार एक पेपर में सवाल आया था कि केस वर्क से कौन संबंधित है, ग्रुप वर्क से कौन संबंधित है, कम्युनिटी वर्क से कौन संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको भी आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपसे। ठीक है, देखिए बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ मैरी रिचमंड, इसके बेसिकली जनक कहे जाते हैं व्यक्तिगत समाजकारी। व्यक्तिगत समाजकारी में किन किन विद्वानों का नाम आता है मैं वो आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से उसको इजिली आइडेंटिफिकेशन कर सकें। ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सोशल केस वर्क में कौन कौन से नाम आते हैं। एक नाम याद रखिएगा आप सभी लोग, बेसेंट डी पॉल का नाम। किसका नाम याद रखेंगे? बेसेंट डी पॉल का नाम। अब बेसेंट डी पॉल महोदय की भूमिका आई 16वीं और 17वीं शताब्दी में। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को क्योंकि पेपर में सवाल आते हैं ये सब। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बेसेंट डी पॉल ने सहायता शब्द एक दिया था, वो सहायता शब्द शुरुआत किया था। पहला पॉइंट केस वर्क में एक नाम ये होगा। दूसरा नाम मैरी रिचमंड का नाम आता है। मैरी रिचमंड के बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ और आगे आने वाले टाइम में भी बताता रहूंगा, निश्चिंत रहे। सोशल डायग्नोसिस में बहुत सही तरीके से परिभाषित अगर किसी ने किया है तो वो मैरी रिचमंड है, याद रखिएगा। सोशल डायग्नोसिस इसकी किताब आई सन 1917 में। सन 1922 में व्हाट इज सोशल केस वर्क और फ्रॉम चैरिटी टू सोशल केस वर्क, और 1899 में 1899 में फ्रेंडली विजिटर की किताब एक अमंग द पुअर करके इन्होंने लाया था। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात, एक विद्वान का नाम आता है ओजानम। ठीक है, याद रखिएगा ओजानम। इसने व्यक्तिगत सहायता की शुरुआत की थी, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी पेपर में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। चौथा नाम ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये नाम आपको बता दूं, यहाँ इस वर्क में ही क्लार्क का नाम भी देखने को मिलता है लेकिन व्यक्तिगत चरण में मिलता है। क्लार्क का नाम अगर मिलता है, जैसे व्यक्तिगत समाजकारी का विकास कैसे हुआ, समाजकारी का जो विकास आता है तो वो बेसिकली व्यक्तिगत के आधार पर पूछता है, तब आप ध्यान रखिएगा क्लार्क का नाम आएगा। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, व्यक्तिगत समाज कार्य का विकास चरणों में इन्होंने 5 चरण बताए हैं। 5 चरण बताए हैं विकास के, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? ये बातें बता दीजिए एक बार, स्पष्टीकरण करिए फिर मैं आगे बढ़ूँ। सर ये मैरी रिचमंड के लिए आपने बताई ना तीनों ईयर, इसकी बुक नहीं आ जाती, निश्चिंत रहे, बुक आने वाले टाइम में और बताता रहूंगा मैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, बाकी अब वीडियो रिकॉर्डेड है, आप देख भी सकते हैं बाद में भी, ठीक है ना। और देखिए एक नाम आता है गार्टन हैमिल्टन। गार्टन हैमिल्टन बेसिकली जब हम बात करते हैं अप्रोच को लेकर तो इसकी भूमिका हमें देखने को भली भांति तरीके से गार्टन हैमिल्टन की मिलती है अप्रोचेस में। कहाँ पर मिलती है? अप्रोचेस में। मैं आप लोगों को 2 बातें बताऊंगा इसकी गार्टन हैमिल्टन की। एक बात आपको ये ध्यान रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशल केस वर्क, एक किताब आई सन 1937 में। दूसरी बात यहाँ पे इसकी, दूसरा लेख आया द अंडर लाइन फिलॉसफी ऑफ सोशल केस वर्क, और ये किताब आई 1941 में। 2 बातें, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा गार्टन हैमिल्टन के बारे में। ये केस वर्क के जो विद्वान है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये केवल केस वर्क में ही टच करेंगे, है ना, किसी और में नहीं टच होते हैं ये लोग, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी को। जब भी आता है कभी कभी नाम बदल दिया जाता है, भाई कौन किससे संबंधित है, ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ। फिर एक नाम आता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर गार्टन हैमिल्टन पार्लियामेंट। क्या नाम आएगा? पार्लियामेंट का नाम आता है। बेसिकली पार्लियामेंट 4 पीस के नाम से जाने जाते हैं, 4 पीस के नाम से जाने जाते हैं। शायद आप सबको पता भी होगा 4 पीस के बारे में। आप जानते हैं 4 पीस के बारे में? क्या कोई बताएगा? नहीं सर। जी सर, जानते सर। चलो अच्छा, कोई बच्चा है कहता नहीं जाना, कोई बात नहीं, मैं आगे टाइम में
बताऊंगा, फिर भी यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। एक 4 पीस जो होता है व्यक्ति होगा, पर्सन जिसको बोलेंगे, दूसरा समस्या होगी, तीसरा आपका स्थान होगा, चौथा आपकी प्रक्रिया होगी। ये बात ध्यान रखिएगा इसको, पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस, प्रोसेस, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं, पार्लियामेंट का नाम क्लियर हो गया। समस्या समाधान के उपागम, दूसरी बात, समस्या समाधान का उपागम, उपागम, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है 1957 में। बस पार्लियामेंट का नाम क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, और भी थोड़ी सी बारे में जानकारी रखते हैं, और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पार्लियामेंट का नाम क्लियर हो गया, बर्था रेनॉल्ड सी। इनकी बुक थी क्या है, समस्या समाधान का उपागम? देखो सर, जी, बताइए, बताते रहिए सर। इनकी बुक थी क्या है, समस्या समाधान का उपागम, पार्लियामेंट जी की? जी जी, देखिए सर किस समस्या समाधान के उपागम की बुक भी थी, और एक अप्रोच आया था प्रॉब्लम सॉल्विंग का किस 1957 में, 1957, 57? हाँ 1957। आगे देखिए सर, मैंने अभी एक नाम लिखा है स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे, रेनाल्ड बर्थासी के बारे में। मैं आपको बता दूं, स्वीकृति के सिद्धांत में इसका नाम आता है, और स्वीकृति के सिद्धांत में जब इसका नाम आता है तो इसकी एक बात याद आती है सभी लोगों को। जब हम शरणार्थी को जैसा है वैसा ही समझ लेते हैं और मानव साथी के रूप में उसका सम्मान करते हैं, तो हम उसे शरणार्थी को स्वीकृति प्रदान करते हैं, ठीक है। और शरणार्थी जिस रूप में हो, जैसा भी हो, उसे आपको एक्सेप्ट करना है, ये बात ध्यान रखें। व्यक्ति को स्वीकृति करनी है, जैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो बड़ी फैमिली से हो या छोटी फैमिली से हो या किसी भी प्रॉब्लम से हो, आपका ये हक बनता है कि मैं उसकी समस्या का समाधान करूं, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बर्था रेनॉल्ड के बारे में भी बात हो गई, ठीक है, क्लियर हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं, एक बार बता दीजिए। जी सर। हाँ जी सर। मैं आपको बताता हूँ वर्जाइना रॉबिसन के बारे में। वर्जाइना रॉबिसन के बारे में। रॉबिसन व्यक्तिकरण के सिद्धांत को व्यक्तिक सेवा के लिए महत्वपूर्ण बताया। कौन से सिद्धांत को बताइए? व्यक्तिकरण के सिद्धांत, सेवा। हाँ, व्यक्तिकरण के सिद्धांत को, ठीक है, महत्वपूर्ण बताया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने बल दिया तो उसका नाम बताइए, बल किसने दिया? मैरी रिचमंड। शाबाश, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा गा रहे हो, ठीक है। याद रखना ये सभी नाम जो मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा हूं सोशल केस वर्क में, ठीक है, सोशल केस वर्क में। ये बात हो गई क्लियर आपका सोशल। व्यक्तिकरण पर बल मैरी रिचमंड ने दिया है। हाँ, व्यक्तिकरण पे बल मैरी रिचमंड ने ही दिया है, और ये बात सत्य, ठीक है, ये बात सत्य, ठीक है। आगे बढ़े, बताइए, आगे बढ़े, पॉइंट उठाए, चलिए। और आप ध्यान रखिएगा थॉमस चामर्स का नाम, थॉमस चामर्स का नाम, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी आंदोलन मूवमेंट का आधार किसके विचारों पर आधारित था? तो थॉमस चामर्स के विचारों पर आधारित था, पहली बात। आगे एक और पॉइंट, कितने विद्वानों के नाम लिख लिए बताइए एक बार? 9। 10वां पूरा कर लीजिए आप लोग पोर्टर आर ली के बारे में। पोर्टर आर ली, इसने क्या कहा है? न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क के निदेशक हैं। न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क के निदेशक हैं। तो बताइए जरा, TISS के निदेशक कौन है वर्तमान में? शालिनी भारत। शालिनी भारत। प्रथम कौन थे? मनसट। प्रथम मनसट थे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मनसट। बस ये हो गया क्लियर आपका, ठीक है। चलिए अब ग्रुप वर्क में अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, केस वर्क होता क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको बताऊंगा, बाकी आने वाले टाइम में आप लोगों से पूरे डीप में चर्चा करूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रणाली की बात हुई है, तो इस वजह से मैं इसको आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें
करवा रहा हूँ। देखिए, सामाजिक केसवर्क व्यक्तिगत समस्याओं के संबंधित होता है। व्यक्ति पूरे वातावरण में या उसके एक भाग के रूप में है और एक व्यक्ति समस्या में शामिल होता है क्योंकि वह अपने नियंत्रण से परे कारणों से स्वयं से निपटने में असमर्थ होता है। उनके साथ मिलकर उनके सहयोग से विभिन्न प्रकार के कार्य करने की एक कला होती है जिसमें एक ही साथ स्वयं अपने और समाज की उन्नति की जाती है। तो पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ साथ समाज की भी बात की जाती है, तो वह प्रक्रिया व्यक्तिगत समाज कार्य में होता है। केवल यहाँ पर एक ही व्यक्ति होगा, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ठीक है, ये सोशल वर्कर हैं और यहाँ जो बताया जा रहा है इनको, ये क्लाइंट है, यानी आप ये कह सकते हो कि सेवार्थी है। ये सेवार्थी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो। तो जब किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति पर आप काम करेंगे तो वह आपका कहलाएगा केसवर्क, यानी सामाजिक व्यक्ति कार्य कहलाएगा। और आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस क्रिया को सही तरीके से अगर संचालित करूं तो केसवर्क कहलाएगा। संचालित करने की मतलब हुआ आपको पार्लियामेंट का नाम याद होना चाहिए, तो उनकी परिभाषा में 4P शामिल रहेगा। उन्होंने ये बात कहा है कि व्यक्तिगत सेवा कार्य एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। फिर उन्होंने कहा कि जिसका उपयोग मानव कल्याण संस्थाएं करती हैं। संस्था का मतलब क्या हुआ? अगर मैं संस्था का नाम ले रहा हूं तो संस्था का अर्थ क्या बनेगा यहाँ पर, कि मैंने कहा कि मानव कल्याण संस्थाएं करती हैं जिसका प्रयोग, और संस्थाएं बेसिकली रिप्रेजेंट करने लगती हैं स्थान को, प्लेस को, है ना। तो आप स्थान को शामिल करेंगे। अच्छा, जरूरी ये नहीं कि परिभाषा में क्रम शामिल हो, ये भी आप ध्यान रखिए, ताकि व्यक्तियों का मतलब हो गया पर्सन एंड क्लाइंट, तो उसकी सहायता की और वो सामाजिक कार्यात्मकता की समस्या यानी प्रॉब्लम, समस्या का सामना उचित प्रकार से कर सकते। ये 4Ps इसके अंतर्गत संचालित हो जाएंगी, प्रक्रिया, स्थान और समस्या। ये चीजें आ सकती है उनकी परिभाषा में। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परिभाषा किस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। तो आप 4Ps को क्रम में भी दर्शा सकते हैं। सबसे पहले 4Ps में क्या आता है? पर्सन आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? प्लेस आएगा, प्रॉब्लम आएगा, फिर उसके बाद प्लेस आएगा, फिर उसके बाद प्रोसेस आएगा। ये 4 यानी 4Ps के नाम से आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग ग्रुप वर्क के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रुप वर्क। जिस तरीके से आप सभी लोगों ने केस वर्क में लिखा है, उसी तरीके से आपको ग्रुप वर्क में भी लिखवा देता हूँ। एक बार आप लोग बताइए, क्या कंप्लीट करवा दो ये भी? जी सर। अब कॉपी साथ में, ग्रुप वर्क भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप वर्क के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले एक विद्वान का नाम आता है, वो नाम है ट्रेकर। ट्रेकर ने एक किताब लिखा, जो किताब आई 1948 में। उस किताब का नाम कौन बताएगा? सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। करेक्ट, क्लियर हुआ? दूसरा मैं आपको नाम बताऊंगा, विल्सन एंड रायलैंड। इनका नाम क्या है? विल्सन और रायलैंड का नाम, इन्होंने कहा कि जो सामाजिक सामूहिक कार्य जो है वह एक प्रक्रिया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इसके द्वारा सामूहिक जीवन एक कार्यकर्ता के द्वारा प्रभावित होता है। सामूहिक जीवन इसका किस तरीके से प्रभावित होगा? सामूहिक जीवन इसका कार्यकर्ता के द्वारा प्रभावित होगा, इसके द्वारा कार्यकर्ता के द्वारा प्रभावित होगा, ठीक है। जो समूह के परस्पर संबंधी प्रक्रियाओं के उद्देश्य प्राप्ति के लिए होगा, और बेसिकली ये प्रजातांत्रिक लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। तो प्रजातांत्रिक लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर किसी की भूमिका है, लक्ष्य प्राप्त करने, तो वो विल्सन और रायलैंड की है। विल्सन और रायलैंड। आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने राइनवी हॉल है। ये नाम नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट IMP करके लिखवा रहा हूं।
एक रॉयनबी हॉल है, इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। बस्तियों की स्थापना पड़ोसियों के सामाजिक जीवन को सुधारने की दृष्टि से की गई थी। तो इसी के उद्देश्य से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने रॉयनबी हॉल की स्थापना की। और ये जो स्थापना हुई किससे प्रेरित होकर हुई थी, तो क्या बताओगे? बस्तियों की स्थापना पड़ोसियों के सामाजिक जीवन को सुधारने की, है ना। तो बस्ती आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, बस्तियों की स्थापना पड़ोसियों के सामाजिक जीवन को सुधारने की, ठीक है, सामाजिक जीवन को सुधारने की। क्लियर हो रहा है? ग्रुप वर्क सन 1935 में आया। ग्रुप वर्क कब आया? सन 1935 में। आप लोग सोच रहे होंगे TISS तो 1936 में आया, पहले क्यों आ गया? तो पहले ग्रुप वर्क चल रहा था, ये बात ध्यान रखिएगा, पहले ग्रुप वर्क चल रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। और जब प्रैक्टिस के दौरान हुआ, अभ्यास के दौरान, वहां एक तथ्य आप जरूर ध्यान रखिएगा, सामाजिक समूह कार्य का अभ्यास हेतु, सोशल ग्रुप वर्क अभ्यास हेतु अमेरिकी एसोसिएशन का गठन हुआ था। अमेरिकी एसोसिएशन का गठन हुआ 1936 में, 1936 में, 1936 में। सर ये पॉइंट एक बार बोल के बताइए। सोशल ग्रुप वर्क अभ्यास हेतु अमेरिकी एसोसिएशन का गठन 1936 में हुआ। 1950 में छोटे समूह से संबंधित था वो, उसको छोड़ दीजिए। और 6 अन्य व्यावसायिक समूहों के साथ, ठीक है, समूहों के साथ मिलकर वर्ष 1955 में राष्ट्रीय कार्यकर्ता एसोसिएशन का गठन हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर। ये बात आप लोगों को ग्रुप वर्क में ध्यान रखिएगा। ग्रुप वर्क में और किसका नाम आएगा? कोनोफ्का का नाम सुना है? कोनोफ्का का नाम आएगा। कोनोफ्का का नाम एक ही जगह ध्यान रखिएगा, सामूहिक अनुभव के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता में वृद्धि होती है। तो सामूहिक अनुभव ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं ये कीवर्ड आपको जो बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहा हूँ, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सारे नाम जो है ग्रुप वर्क को रिलेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेकर का नाम हो गया, बेकर तो बता दिया मैंने, विल्सन भी बता दिया आपको, फिलिप्स रह गया। फिलिप्स टी का नाम एक तो आपने सुना होगा जरण में, दूसरा नाम आप यहाँ पे सुन रहे हैं सदस्यों का समाजीकरण में, सदस्यों के समाजीकरण। क्लियर हो रहा है? बताइए सर ये फिलिप्स का पहला कौन सा था? दूसरा ये सदस्यों के समाजीकरण में, इससे पहले क्या बोला था? जरण। ओके सर, थैंक यू। सर केस वर्क किस ईयर में आया था? केस वर्क 1936 लगेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? बोलिए। जी सर। अब देखिए यहाँ पे एक किताब आई, नाम पहले इसका ग्रुप वर्क का, जॉर्ज सी होमस, द ह्यूमन ग्रुप, 1950 में। कब आई? 1950 में। इसका भी नाम कहाँ आता है? ग्रुप वर्क में आता है, ग्रुप वर्क में आता है, ठीक है। यार सिस्टम थ्योरी
क्या नाम था उसका? बिन बार्टा लाम्फी, बार्टा लाम्फी। सिस्टम थ्योरी, सिस्टम थ्योरी 1950। सिस्टम थ्योरी नहीं 1940 है, सॉरी 50 नहीं है, 1940, 1940 बार्टा लाम्फी। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? मैकमिलन, जी, मैकमिलन, मैकमिलन नाम लिखिए, मैकमिलन। ये बाटा लाम क्या लिखा? बार्टा लाम्फी, लाम्फी, जी, लाम्फी, बार्टा लाम्फी। ये क्या लाए थे? सिस्टम थ्योरी। अच्छा अच्छा, 1940 में। हाँ 1940। ठीक से। सिस्टम थ्योरी। करेक्ट, क्लियर हो गया? बताइए आगे तो फिर बढ़ूं मैं। जी सर। हाँ सर। बता दिया करें आप लोग कि ओके ठीक है, जी तो मैं सर। समझ जाऊंगा। आप चुप हो जाते हो तो मैं समझता हूँ शायद क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, आगे मैकमिलन के बारे में। मैकमिलन आप ध्यान रखिएगा, मानवीय संबंधों की विशेषता बताते हैं, मानवीय संबंधों की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, मैकमिलन। आगे बात करते हैं न्यूज ट्रेटर। ठीक है, न्यूज ट्रेटर, ट्रेटर, न्यूज ट्रेटर। ध्यान रखेंगे, शिक्षात्मक प्रक्रिया बताते हैं समूह कार्य को। समूह कार्य को क्या बताते हैं ये? शिक्षात्मक प्रक्रिया। शिक्षात्मक प्रक्रिया। देखिए ये सब मैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ, तो ये मत समझिएगा कि ये कहाँ से कहाँ है। ये मैं इसको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ग्रुप वर्क में ये बताते हैं, है ना, ये ग्रुप वर्क में। तो आप लोग चाहो तो ब्रैकेट में ग्रुप वर्क लिख सकते हो ऐसे, ग्रुप वर्क में। पता चले आप केस वर्क कम्युनिटी वर्क सोचने लगे तो गलत हो जाएगा, है ना। और उसके बाद मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू सामाजिक जीवन का आधार सामाजिक संबंध बताते हैं। किसका? सामाजिक जीवन का। अभी यहीं पर एक सवाल पूछूंगा, बताइएगा। सामाजिक जीवन का आधार सामाजिक संबंध बताते हैं। सवाल बताइए, मैंने आज ही आप लोगों को करवाया है। सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना एक सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने बोला है? रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने। रेडक्लिफ ब्राउन ने। रेडक्लिफ ब्राउन। हाँ, रेड ब्राउन ने, वेरी गुड। दूसरा सवाल, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने बताया है? बहुत फेमस जोड़ी है ये, बहुत बढ़िया। देखिए ये बात जब भी कभी सवाल आएगा ना, तो मैं आप लोगों को ये रिपीट करवाता रहूंगा, ताकि आप लोगों को वो सारी चीजें याद हो जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा, ये सब जुबान पे रखना बस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर होगा क्लियर। और आपने एक नाम सुना होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है, वाई। ये ध्यान रखिएगा, मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ वो ग्रुप वर्क से संबंधित बता रहा हूँ। ठीक है, YMCA का नाम सुना है आपने? यंग मैन चैरिटी एसोसिएशन। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, अगर मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए YMCA के बारे में कि 1866 में, यानी बात मैं कर रहा हूँ अमेरिका के बोस्टन शहर में, प्रथम युवा महिला क्रिश्चियंस की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, लुक्रेटिया बोयड ने किया था। ठीक है, लुक्रेटिया बोयड ने, याद रखिए ये नाम। उसके बाद हुआ, सर आपने क्या बोला, ये प्रथम महिला? प्रथम युवा महिला क्रिश्चियंस संघ है, एसोसिएशन। ठीक है, और नेतृत्व के लिए कैंप फायर गर्ल्स का गठन किया गया है 1918 में।
1918 में क्या किया गया था? नेतृत्व में कैंप गर्ल्स का गठन किया गया था। किसने किया था बताइए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आप लोगों से भी जानना चाह रहा हूँ इसके बारे में कि क्या जवाब आप देना समझेंगे, जरा बताइए। लीडरशिप कैंप फायर्स गर्ल्स का गठन 1918 किसने किया था? बताइए। लूथर गुलिक ने किया था। किसने किया था? लूथर गुलिक। पुराने बच्चे भी हमारे पास होंगे, तो मैं इस नए तथ्यों को आप लोगों से रूबरू करवा रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे तथ्य भी पेपर में आ सकते हैं अब, है ना? गुलिक के बारे में पता है? प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, एक समूह में बटे। द्वितीयक समूह में आते हैं। बढ़िया। नाम हो गए? 10। 10 हो गए। चलो फिर ठीक है। 13 पॉइंट हो गए। 13 पॉइंट। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अब यहाँ पे लिखिए समूह कार्य होता क्या है। देखिए, सामाजिक समूह कार्य एक सामाजिक सेवा है जिसमें पेशेवर के रूप में योग्य व्यक्तियों को एक सामूहिक अनुभव के माध्यम से मदद करता है ताकि उन्हें बेहतर संबंधों में सामाजिक कार्य प्रणाली की ओर बढ़ने में मदद मिल सके। सामाजिक जो समूह कार्य होता है वो व्यक्ति के महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने में मदद की जाती है। के साथ जो है समूह के कामकाज और संबंधों में व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास म्यूट है। ये अब अनम्यूट रहते हैं, बैकग्राउंड आवाज बहुत आती है ना? जब क्लास है ना? देखो यहाँ अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ परिभाषा को लेकर थोड़ा सा तो प्रयास करूंगा। जो सामाजिक समूह कार्य होता है वो ग्रुप में होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, सामाजिक समूह कार्य एक सामाजिक व्यवस्था का अंग माना जाता है। और ये बात सामाजिक व्यवस्था मैंने एक बोला है, कोई मुझे बताएगा ये किसने कहा था? समूह सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है। क्या मालूम है आपको? नहीं पता? ये टालकाट पार्सन ने बोला था भाई। सामाजिक व्यवस्था किसने बोला था? टालकाट पार्सन ने बोला था। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो सामूहिक कार्य एक शिक्षात्मक प्रक्रिया बताने के कारण वो बेसिकली सामाजिक जीवन के धारा में भाग लेने के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की संबंधित जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को सामूहिक प्रक्रिया के माध्यम से रोका जाता है। आपको मैं बता दूं, आप जैसा कि देख रहे हैं ये ग्रुप में सभी लोग हैं। किसी ग्रुप में अगर मैं बात करूं, किसी समस्या को मैं अगर यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, सामने रखता हूँ, तो इन समस्याओं पर मैं डिस्कशन करता हूँ सभी लोगों से, तो इस समस्या का समाधान मिलता है हमें। और जब भी कोई काम करते हैं तो ये बेसिकली मैं एक लीडरशिप की भूमिका निभा रहा हूँ, तब जाके ऐसा काम हो रहा है। परंतु अगर मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और ये सब क्लाइंट है, तो ये सब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मैं इनके साथ कार्य करूँगा। और किसी समस्या का समाधान के लिए जो है मैं अपनी टीम या अपनी संस्था से बातचीत करूँगा उस प्रॉब्लम, इनसे थोड़ी ना बात करूँगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये ग्रुप पिछड़ा है, ये जागरूक नहीं है कोविड के बारे में, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कोविड-19 के बारे में, तो मैं इस ग्रुप के माध्यम से सभी लोगों को ग्रुप के बारे में, वहाँ पे जो है कोविड के बारे में, सॉरी ग्रुप की नहीं कोविड के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा इन लोगों को। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? एक ग्रुप वर्क बन जाएगा। प्रत्येक समूह की एक आंतरिक और बाह्य व्यवस्था होती है। आपको ध्यान रखना है कि अगर ग्रुप वर्क जो होगा वो समूह में कार्य होगा और उसकी सामाजिक समस्याओं को जो भी होंगी उसको दूर करने का प्रयास करेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। अगली पॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम्युनिटी वर्क आ रहा है सामने। तो ग्रुप वर्क क्लियर हो गया तो एक बार बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। यदि आप पूछना पूछ सकते हैं ग्रुप वर्क, क्योंकि अभी ये सब आएगा और डीप में
उसकी पूरी पीडीएफ आएगी ग्रुप वर्क की, पूरा केस वर्क की पीडीएफ आपके सामने प्रेजेंट है ना। यहाँ मैंने प्रणाली आ गया है तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको परिभाषा के साथ बता रहा हूँ कि ये चीज़ आते हैं और ये नाम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप वर्क में भी कम्युनिटी वर्क में भी थोड़ा सा नाम लिख लिया, आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कम्युनिटी वर्क में भी क्या क्या होती है और कौन कौन से नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आप, अच्छा समूह कार्य क्या है, कोई बताएगा एक लाइन में, एक वाक्य में समूह कार्य क्या है? सर 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में मिलकर काम करना। चलो और कोई, मैं एक क्वेश्चन दे दूं यहीं पे, क्वेश्चन पूछो, बड़ा सिंपल सवाल है। और समूह कार्य क्या था? समूह कार्य है डैश, ऑप्शन ए कार्यक्रम, जन संचार माध्यम। सवाल समझ में आ रहा सबको ना? जी सर। जी सर। ऑप्शन बी पारस्परिक प्रक्रिया, पारस्परिक प्रक्रिया। ऑप्शन सी सर पारस्परिक प्रक्रिया। लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की विधि। ऑप्शन सी, अरे ऑप्शन डी मनोरंजन का एक प्रकार। ABC। सर सी। बी होगा, बी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी। सी सर। बी सर, बी। वेरी गुड, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ जो ऑप्शन जा रहा है आपका, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पर माना जाएगा। समूह कार्य क्या है? लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की विधि होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे भी प्रश्न हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं ऐसे। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझिए कि ग्रुप वर्क में जो जो विद्वानों के बारे में मैंने नाम बताया उसको ध्यान रखिएगा। ललित जी, इस क्लास की वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, आप जाके जो है ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं, वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं, है ना। 37 मिनट आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत से आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कम्युनिटी वर्क के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ आप लोगों से। आप जानते भी हैं कम्युनिटी वर्क के बारे में कि एक समुदाय होता है इसमें, और सामुदायिक संगठन को समझने से पहले हमें ये जान लेना बहुत आवश्यक होता है कि समुदाय होता क्या है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि जो किसी निश्चित भौगोलिक सीमा में निवास करता है और इसके अंतर्गत सदस्यों में एक सामुदायिक भावना पाई जाती है, तो वो कहीं ना कहीं सामुदायिक संगठन कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के पारस्परिक चेतना और अंतरक्रिया के द्वारा जो भी कार्य हो रहा हो वो सामुदायिक संगठन का पार्ट बन जाता है। तो भौगोलिक क्षेत्र और समुदाय में व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह का आपस में मिलकर समाज कल्याण की आवश्यकताओं को जब निर्धारित करते हैं और उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तो इसका निश्चित करते हैं, तो उसके लिए एक आवश्यक संसाधनों की जरूरत भी पड़ती है हमें, और ऐसी प्रक्रिया में हम सामुदायिक संगठन का नाम लेते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात कि दान संगठन समिति, सॉरी पहले तो आपको लिखिए बोगार्ड्स, बोगार्ड्स का नाम आता है। हम की भावना पाई जाती है। सर सर इसमें ये भी हो सकता है क्या इनके सेम लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है, उद्देश्य करेक्ट बात है, बट यहाँ पे मैं किसी के नाम के साथ आप लोगों को जोड़ रहा हूँ, अब इसको समझने का प्रयास करूँगा। एक हम की भावना होती है। अब हम की भावना आप जानते हैं कि हमारा समुदाय हमारी भलाई इसी में है कि हम या सुख या दुख, हमारा सुख दुख जो है वो लोगों के साथ आपस में अगर हम बात करें रूबरू हो, है ना, जाने इस प्रकार से व्यक्तियों का समूह रहो, स्वामित्व हो, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो, सामुदायिक भावना पाई जा रही हो, इस तरीके की बात इसमें देखने को मिलती है। हम की भावना में बोगार्ड्स का नाम। अपने नाम एक सुना होगा डेविस के बारे में। डेविस कहते हैं कि समुदाय सबसे छोटा और क्षेत्रीय समूह होता है, सबसे छोटा और क्षेत्रीय समूह होता है।
ये बोलते हैं। समुदाय के बारे में बात ध्यान रखिएगा। आपने नाम सुना होगा रेडक्लिफ ब्राउन, सॉरी क्या नाम था उसका, लिटिल कम्युनिटी किसने दिया है? रेडक्लिफ ब्राउन। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड। लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय, 1955 में। क्लियर हो रहा है ना? बताइए। जी सर। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इसी में डनहम का नाम सुना है? डनहम, जिन्होंने 28 सिद्धांत दिए और 7 सिद्धांत किस पे रखे थे? शीर्षक पे, उच्च बनाए थे उन्होंने, डनहम। इसी में आपको बताऊं, दान संगठन समिति आती है। दान संगठन समिति आती है, और यही सामुदायिक संगठन की नींव रखी है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की नींव यही रखा है, दान संगठन समिति। कब रखा था? 1889 में। अमेरिका, आप ध्यान रखिएगा, इसी में आपको बता दो, सन 1877 में अमेरिका के बफेलो शहर में पहली बार दान संगठन समिति की स्थापना हुई। संगठन समिति की स्थापना हुई। नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। ये पेपर में सवाल आप लोग देख भी चुके हैं सर। इस बार एक बच्चा बता भी रहा था कि इससे सवाल आया था, है ना? बफेलो। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेटलमेंट हाउस का नाम सुना ही होगा आई थिंक, और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा जी। हेलो जी बताते रहिए सर, आवाज आ रही है आपकी। जब फिर से इसके नीचे कर दिया, लिखने पास छूट गया है। ओके ओके, प्रीवियस स्लाइड आप देख सकते हैं। चलिए एक बार लाइन बोलिए ना, क्या लिखा है बफेलो का? ये लिखा है अमेरिका के बफेलो शहर में पहली बार दान संगठन समिति की स्थापना हुई। लेकिन म्यूट हो जाया करो तुरंत बोलने के बाद। प्लीज, है ना? सेटलमेंट हाउस मूवमेंट यानी आंदोलन, बार बार बोलना, सेटलमेंट हाउस आंदोलन को जो है सामुदायिक संगठन में यानी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की दिशा में दूसरा कदम माना जाता है। दूसरा कदम माना जाता है। तो सबसे पहला कौन सा था? तब दूसरा अगर आप ये माने सेटलमेंट हाउस को, तो पहला था पड़ोसी गिल्ड। कौन था? पड़ोसी गिल्ड, 1886 में। ठीक है, 1886 में। याद रखेंगे, ये आपको न्यूयॉर्क शहर में स्थापित है। कहाँ पर है ये? न्यूयॉर्क शहर में स्थापित है। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आपने एक नाम सुना है, आई थिंक, ये जहां तक उम्मीद है सुना भी होगा आप लोगों ने। दूसरा भी न्यूयॉर्क में ही है। अमेरिका रेड क्रॉस होम सर्विस कार्यक्रम। क्या कह रहे हैं आप? दूसरा भी न्यूयॉर्क में ही है। ये न्यूयॉर्क में, हाँ हाँ। आपने नाम सुना है अमेरिकन रेड क्रॉस बारे में? बताइए जरा। बोलिए। नाम तो सुना है सर। तो ठीक है, आप नोट करिए जी यहाँ सर। पे अमेरिकन रेड क्रॉस 21 मई 1881 वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना हुई, यूएसए में। ठीक है, याद रखिएगा। नाम अगर पूछता है किसने किया है तो कालरा बर्टन का नाम लगाइएगा। बर्टन का नाम लगाइएगा। ये बात अब ध्यान।
क्लियर हुआ? ये डीसी के आगे क्या लिखा है? यूएसए। हाँ, स्थापना। ओके, कार्ल बर्टन ने इसकी स्थापना की है। हाँ जी, हाँ जी, फाउंडर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? जी सर। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये आपका हुआ क्लियर। ठीक है, एक नाम आता है लिडमैन का नाम। क्या नाम आता है? लिडमैन का नाम। लिडमैन का नाम। इन्होंने कुल टोटल 700 कम्युनिटी प्रोजेक्ट पर अध्ययन किया, जिसमें से 10 चरणों में बताया। आने वाले टाइम में मैं आपको जिक्र करूंगा 10 चरण कौन से। एक नाम और नोट करिए, रॉबर्ट पी लेन। रॉबर्ट पी लेन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने सामान्य उद्देश्य और द्वितीयक लक्ष्य बताया है। सामुदायिक संगठन का एक जो है सामान्य उद्देश्य और कुछ द्वितीयक लक्ष्य। द्वितीयक लक्ष्य बताओ। ये आपको लिडमैन के बारे में ध्यान रखना। बताते चलिएगा। क्लियर हो रहा है सब कुछ? सर ये रॉबर्ट का एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताइए। रॉबर्ट लेन बेसिकली सामुदायिक संगठन में इन्होंने उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में जब बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि सामान्य उद्देश्य के संबंध में लेन ने कि सामुदायिक संगठन एक सामान्य उद्देश्य और समाज कल्याण साधन और समाज कल्याण आवश्यकता में प्रगति की उन्मुख होता है ना, वो उन्मुख होता है और सामंजस्य लाने के लिए ये बात करते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में सामान्य उद्देश्य और कुछ विशेष यानी कुछ द्वितीयक लक्ष्य पाए जाते हैं, ऐसी इन्होंने बात की। अब क्या लक्ष्य वगैरह है, क्या इसके उद्देश्य है, आने वाले टाइम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में मैं जिक्र करूंगा। ठीक है, ठीक सर। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या मैं बता रहा था आप लोगों से, रॉस। आपने उनका नाम सुना है रॉस के बारे में, मुर्री रॉस? जी सर। और मैं आशा करता हूँ कि शायद आप लोगों ने इनके जो क्या नाम है, सामुदायिक प्रारूप है ना, सामुदायिक प्रारूप जानते हैं आप लोग? सामुदायिक मॉडल। मॉडल सर। तो जो सामुदायिक संगठन के मॉडल हैं, या आप ये कह लीजिए कि जो सामुदायिक संगठन के उपागम या प्रारूप हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। एक एक विद्वान के बारे में आप उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में आता है हमेशा बार बार पूछा है। एक नाम आता है आपका जो है मुर्री रॉस। और मुर्री रॉस ने क्या क्या बताया है, किसी को मालूम है? वो सामुदायिक संगठन के प्रारूप पर सामान्य मुर्री रॉस स्थानीय विकास, सामान्य रूपरेखा का दृष्टिकोण, सर्वनिष्ठ रूपरेखा का दृष्टिकोण और प्रक्रिया का दृष्टिकोण। सर आवाज काफी कट कट के आ रही है। ठीक, आवाज क्लियर है मेरी? सामान्य रूपरेखा, विशिष्ट रूपरेखा और प्रक्रिया। ठीक है, ये बताया था। और रोथमैन ने क्या क्या बताया था? स्थानीय विकास, सामुदायिक नियोजन और कार्यवाही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात कर रखा आपने, बहुत बढ़िया। और एक सामाजिक क्रिया। ठीक है, स्थानीय, सामुदायिक और सामाजिक क्रिया। HY ऊपर चलते हैं। HY सिद्दीकी ने सर वो प्रतिवेशन विकास मॉडल व्यवस्था का और संरचना का।
व्यवस्था विकास परिवर्तन मॉडल, तीसरा तीसरा संरचनात्मक परिवर्तन मॉडल। ये नाम आता है नेक्स्ट भाई, ये आप ध्यान रखिए। सिद्दीकी का नाम क्लियर? सिद्दीकी का नाम क्लियर? जी सर। का नाम क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब कितने नाम हो गए इसमें? सर 11। 11। चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सामुदायिक संगठन में आप यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में, पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए कम्युनिटी है। अब इस कम्युनिटी के लोगों के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोग, तो इनकी कोई एक प्रॉब्लम है ना, इस कम्युनिटी में प्रॉब्लम। यहाँ आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति बैठा हुआ है व्हाइट शर्ट पहनकर। इसका मतलब है कि ये कम्युनिटी जो है संगठन का कार्यकर्ता है, यानी सामुदायिक कार्यकर्ता के नाम से जाना जाता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर क्या है, समुदाय से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर रहा है यहाँ पर समुदाय से, पहली बात। दूसरी बात, इनकी समस्या को समझना और उनके कारणों की खोज कर रहा है। ये सामाजिक कार्यकर्ता ये जानना चाहता है कि बाधाओं का पता लगाना चाहता है और उसकी समस्या को गहन से जानने के में जो है ये निपुण है, इसलिए ये पता कर रहा है। समुदाय के लोगों को देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये समुदाय के लोग, इनकी भावना के प्रकटन और गतिरोधों को सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया में ये निपुण भी है और साथ ही साथ उसको बैठाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में भी व्यक्ति निपुण है। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, उसकी कोई समस्या है, तो उसकी समस्या को भी यहाँ पे सुना जा रहा है। इसकी पर्टिकुलर कोई भी अगर किसी व्यक्ति की समस्या है पर्टिकुलर, तो उसकी पर्टिकुलर समस्याओं पर भी ये जिक्र करता है। यहाँ पर समुदाय के लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पूरा करने में निपुण है ये, और लक्ष्य की ओर प्रयासों पर अग्रसरित करने में की भी निपुणता, मतलब अग्रसर है हमेशा। कार्य है पॉजिटिव की तरफ से, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास कर रहे हैं ये लोग, इनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। किसके द्वारा? सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। और यही बातें यहाँ पर आप देखेंगे तो दिखा दी है। सामुदायिक संगठन समाज का एक अन्य तरीका है और समूहों से बने होने के कारण एक समुदाय का अर्थ है कि रिश्तों की संगठित व्यवस्था, लेकिन वास्तव में कोई भी समुदाय पूरी तरह से संगठित नहीं होता है। और सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय संबंधों को सुधारने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास किया जाता है। समस्याओं की पहचान, सामुदायिक समस्याओं को हल करने के लिए संसाधन का पता लगाना, सामाजिक संबंधों को विकसित करना, समुदायों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम, और ये सभी सामुदायिक संगठन में शामिल है। और समुदाय आत्मनिर्भर बन सकता है और वह अपने कार्यों के माध्यम से अपनी समस्याओं को सुलझाने में वो सफल है, तो एक प्रकार से बना सकता है आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर जरूरी ये नहीं केवल कम्युनिटी में बनाना, आत्मनिर्भरता आपको ग्रुप वर्क में बनाना है, आत्मनिर्भरता आपको इस वर्क में भी बनाना, दोनों में आपको, ठीक है। सर हमारा ये पूरा फर्स्ट यूनिट में ही चल रहा है। आ गई, मैंने सबके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, याद रखिए। ओके सर। यहाँ पर नाम सबको रोक बता दिया हूँ, कहाँ पे आएगा, ठीक है ना। ये हुआ, बताइए मैडम। जी सर। बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंडरी प्रणाली। तो अभी आज ही करके कि कल किया जाए, बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने आज आप लोगों को बता दिया है, करा देंगे। कल कर लीजिए। चलिए कल करते हैं। फिर हम लोग कल से पढ़ेंगे सहायक प्रणाली। जिस तरीके से हम लोगों ने अभी 10-10 विद्वानों के बारे में देखा है, अगर ये 30 विद्वानों से अधिक मैंने तथ्य लिखवा दिया है, फैक्ट आप लोगों को लिखवा दिया है, आप लोग अगर इनमें से 15 से 20 भी याद कर लिया ना, तो समझिए बहुत बहुत आपने बहुत बड़ा काम किया। और ये याद होगा, याद तब होगा जब इन्हीं तथ्यों को आप 2 से 3 बार आप देख लीजिए। बाकी तो ये जो नाम मैंने बताए हैं ना,
जब प्रश्न करवाऊंगा तो वो तथ्य तो मैं बता बता के आप लोगों को याद करवाऊंगा, है ना। सारी चीज कई बार बोलता हूँ, है ना, वो चीजें ऑटोमेटिक वो चीजें आपको याद रहेंगी। और ध्यान रखिएगा, कल हम लोग बढ़ेंगे जो है सहायक प्रणाली। एक बार मैं फिर क्लास का समय बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। क्लास का जो टाइमिंग है वो MPPSC की क्लास का जो समय है वो आपका 5:30 है PM, और जो UGC नेट की क्लास का समय है वो आपका 7:30 है, और जो आपका उत्तराखंड मेडिकल सोशल सिलेक्शन बोर्ड है, जो उत्तराखंड चिकित्सा समाजकार की बात मैं कर रहा हूँ, वो 9:30 क्लास। कल ये क्लास का समय है। देखते हैं एक बार आप सभी लोग क्लास करके कि देखिए किसी को अनकंफर्टेबल अगर महसूस होता है तो मुझे आप लास्ट वाली यानी 10:30 पर आप लोग मुझे बताइएगा, बाकी मैं उसके बाद समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा आपको। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ, अब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जो ये UGC नेट वाले जो स्टूडेंट हैं वो 5:30